नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। गौतम बुद्ध नगर से सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। यहां पर पुलिस ने दबिश के दौरान 12 लड़की और 11 लड़कों को गिरफ्तार किया है। गांव चीती के पास क्राउन प्लाजा में ये अड्डा चल रहा था। मौके से पुलिस ने क्राउन प्लाजा मैनेजर को भी गिरफ्तार किया है। ग्रेटर नोएडा के थाना दनकोट क्षेत्र में ये इस तरह का अवैध कारोबार चल रहा था। सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है जिसमें कुछ लड़के और कुछ लड़कियां पकड़े गए हैं। न्यू क्राउन प्लाजा होटल पे दबिश दी गई थी, जिसमें देह व्यापार में संलिप्त 12 महिलाएं और 11 पुरुष, जिसमें वहां का मैनेजर भी शामिल है, उनको अरेस्ट किया गया है। ढेर सारी आपत्तिजनक वस्तुएं वहां से बरामद हुई हैं। इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनको जेल भेजा जाएगा। इसमें पुलिस की भी भूमिका संदिग्ध है और प्रथम दृष्टया जो अब तक जांच में संलिप्त पाए गए हैं उसमें 4 कांस्टेबल, 1 हेड कांस्टेबल और ड्राइवर को तत्काल लाइन हाजिर किया जा रहा है और निवर्तमान चौकी इंचार्ज जो परसों ही यहां से रवाना हुए हैं उनके विरुद्ध भी रिपोर्ट दी जा रही है। और हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जैसे पुलिस अधिकारी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ पुलिस वालों की मिली भगत से ये सेक्स रैकेट चल रहा था। देखिए मनु, आपको बता दूं कि पुलिस को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि जो क्राउन प्लाजा एक है चीती गांव के पास, उसमें देह व्यापार का कारोबार चल रहा था। काफी लंबे समय से पुलिस को कई बार इस तरह की शिकायतें मिली। आज डीसीपी ग्रेटर नोएडा ने एक टीम का गठन किया जो एसीपी थर्ड की निगरानी में अचानक एक पुलिस टीम ने जो क्राउन प्लाजा था उस पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान जो पुलिस को 12 महिलाएं और 11 पुरुष होटल में बरामद हुए हैं और आपत्तिजनक स्थिति में मिले हैं। वहां से कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो आपत्तिजनक है, कुछ दवाइयां मिली हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपत्तिजनक है। उस चीज को लेकर पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जो पुलिस की टीम ने यह भी जांच में पता लगा कि जो पुलिस की मिली भगत से यह व्यापार चलाया जा रहा था। और जी, बहुत शुक्रिया अमित आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। बस्ती से खबर है, यहां एसपी पर गाज गिरी है। एसआई दीपक सिंह केस में एसपी हटाए गए हैं। एसपी हेमराज मीणा लखनऊ मुख्यालय अटैच कर दिए गए हैं। सीएम योगी के संज्ञान के बाद यह बड़ा एक्शन लिया गया है। एसआई पर लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगा था। आरोपी एसआई दीपक सिंह को भी सस्पेंड कर दिया गया है। अश्लील मैसेज करने का आरोप लगा था दरोगा पर। सर्वोच्च स्तर से कल रात जो अपर मुख्य सचिव गृह हैं उन्होंने निर्देश दिया है मुझे, कमिश्नर बस्ती मंडल, आईजी बस्ती मंडल और जिलाधिकारी बस्ती की एक टीम गठित की है कि हम आएंगे और इस प्रकरण की पूरी तरह से जांच करेंगे। तो इस प्रकरण की पूरी जांच की जाएगी और जो न्यायोचित कार्रवाई है और जो न्यायोचित निर्णय है वो लेकर शासन को अवगत करेंगे। और हमारे सहयोगी ऋषभ मणि हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ऋषभ, दरोगा के केस में लापरवाही बरती जाती है एसपी की तरफ से, उनको भी मुख्यालय अटैच कर दिया जाता है। साफ संदेश है, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मनु, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, एक साफ संदेश दिया गया है। लेकिन एक बात यहां पर कहना बहुत जरूरी हो जाती है कि चाहे मुख्यमंत्री के स्तर से, डीजीपी के स्तर से, एसीएस होम के स्तर से लगातार सख्ती बरती जा रही है, लेकिन जिलों में तमाम चीज अभी भी बदली नहीं है। एक सब इंस्पेक्टर अपनी सामंती सोच के तहत काम करता है। ये पूरी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट सरीखी लगती है कि वो एक युवती को मजबूर करता है कि वो उसके प्रेम संबंधों में पड़े, उसको लगातार अश्लील अभद्र मैसेज भी भेजे जाते हैं। जब वो इनकार करती है तो उसके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाती है, उसके भाइयों को जेल भेजा जाता है, उसके पारिवारिक बहनों के शादियां टूट जाती हैं इस सब इंस्पेक्टर की वजह से। वो इतने मुकदमे लिख देता है परिवार की लड़कियों के खिलाफ भी, महिलाओं के खिलाफ भी। जून से लेकर सितंबर के बीच में इस परिवार के खिलाफ 8 एफआईआर दर्ज हो जाती हैं। मामला बस्ती के एडिशनल एसपी और एसपी तक पहुंचता है। एक जांच की खाना पूरी कराई जाती है और सब इंस्पेक्टर को क्लीन चिट दे दी जाती है। लेकिन जब महिला आयोग के जरिए यह मामला मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचता है तब एसीएस होम इसकी जांच करवाते हैं। और अब जांच के बाद यह कार्रवाई हुई है कि बस्ती के एसपी हेमराज मीणा को वहां से हटाया जाता है, मुख्यालय अटैच किया जाता है, एक कोतवाल को सस्पेंड किया जाता है, उस सब इंस्पेक्टर दीपक सिंह को सस्पेंड किया जाता है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अगर आप लखनऊ तक अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, आपकी आवाज यहां तक नहीं आएगी, तो जिलों में कमोवेश
काम वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चला करता था, जैसे शिकायतें अक्सर आया करती थी। जी मनु, बहुत शुक्रिया ऋषभ, आपने पूरे मामले को हमारे दर्शकों को अच्छी तरह से समझा दिया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। बागपत में छात्र गुटों के बीच शुरू हुआ विवाद फायरिंग तक पहुंच गया है। डैट कॉलेज के बाहर काफी देर तक हंगामा हुआ है और गोली चलने की खबर मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने मौके से 2 छात्रों को पकड़ लिया है और उनके पास से तमंचा भी बरामद कर लिया गया है, जबकि कुछ छात्र फरार होने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रही है। जानकारी के मुताबिक मामूली विवाद पर झगड़ा शुरू हुआ और फिर कुछ छात्रों ने तमंचे से गोली चला दी। और शहजाद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद, पहला सवाल तो ये कि इन छात्रों के पास तमंचा कहां से आता है और इतने बेखौफ होकर ये चलाता भी दिख रहा है छात्र, हम देख रहे हैं तस्वीरों में। बिल्कुल आपने सही कहा कि छात्रों के पास तमंचा कहां से आया, ये बड़ा सवाल अपना आप में जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। ये जो पूरी घटना है छात्रों के बीच संघर्ष की, बड़ौद कोतवाली क्षेत्रीय घटना है और बड़ौद में जाट कॉलेज है, उसके बाहर छात्रों में जो है संघर्ष हुआ है और कई राउंड फायरिंग हुई है, जिसके बाद बड़ौद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने 2 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो छात्र पकड़े गए हैं उनमें से एक का नाम आदित्य है जो रमाला थाना क्षेत्र का रहने वाला है और जो दूसरे छात्र हैं वो बावली के रहने वाले हैं। पुलिस ने कई छात्रों को इस पूरे प्रकरण में जो है तब पहचान लिया है और इसी पर बात करने के लिए सीओ भी मेरे साथ मौजूद है। सीओ जानकारी देंगे, बताइए क्या पूरा प्रकरण रहा है। देखिए, ये बड़ौद कोतवाली में जाट डिग्री कॉलेज में किसी बात को लेकर छात्रों का आपस में झगड़ा हुआ था और उस झगड़े में कुछ छात्रों ने और छात्र अपने दोस्तों को बुला लिया था और ये भी शिकायत मिली थी कि तमंचा से फायरिंग भी की गई है वहाँ पे। इस सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची है और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे हथियार भी बरामद हो गए हैं और उनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाया जाएगा कि ये तमंचे कारतूस उनके पास कहाँ से आए हैं और उनको शीघ्र सभी लोगों को इसमें गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, सीओ बड़ौद है जो इंचार्ज है यहाँ पर, इनका कहना है कि 2 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस जो अन्य छात्र थे जिन्होंने फायरिंग की, जो मौके से फरार हुए, उनको जल्दी गिरफ्तार कर लेगी। जी शहजाद, आपके साथ सीओ साहब हैं, जरा उनसे ये पूछ लीजिएगा कि ये जो 2 छात्र उन्होंने पकड़े हैं उनसे पूछताछ में क्या पता चला है। साहब, एक सवाल है, जो छात्र आपने पकड़े हैं उन्होंने क्या बताया है? इनसे अभी पूछताछ चल रही है और पूछताछ के आधार पर और कार्रवाई की जाएगी और अभी जैसे ही कोई बात इसमें मुफीद पता चलेगी हम आपको बताएंगे। अभी इनसे विस्तृत पूछताछ चल रही है। चलो, बहुत शुक्रिया शहजाद आपका बहुत जानकारी के लिए। साथ ही सीओ साहब भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध नगर के कासना इलाके में लव जिहाद का एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक लड़की की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। आरोप है कि एक शख्स ने धर्म की पहचान छिपाकर पहले प्यार के जाल में फंसाया और संबंध भी बनाए, लेकिन जब हकीकत पता चली तो लड़की ने पुलिस से शिकायत की। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि सभी पहलुओं की जांच की जाएगी, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। और अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, बताइए, समझाइए जरा इस पूरे मामले को। देखिए मनु, आपको बता दूं कि ग्रेटर नोएडा में एक लव जिहाद का मामला निकल के सामने आया, जहां एक युवक ने अपना धर्म बदल के एक युवती के साथ पहले उसे प्रेम जाल में फंसाया। प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और काफी लंबे समय तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब युवती को उसकी पहचान पता चली तो युवती ने अपने परिजनों के साथ मिलकर पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज करने के बाद फिर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि जो आरोपी युवक है उसके जो गिरफ्तार होने के बाद एफआईआर दर्ज की गई, उसी के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी जो आरोपी युवक है पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस ने का यह भी कहना है कि पूरे लेकिन सवाल बड़ा है कि लव जिहाद पर नकेल कब, क्योंकि कानून बन चुका है लेकिन मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सीतापुर में 9वीं की एक छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। छात्रा का शव घर के अंदर पंखे से लटका मिला है। परिजनों का आरोप है कि छात्रा छेड़छाड़ से परेशान थी, जिसकी वजह से उसने अपनी जान ले ली। परिजनों के मुताबिक गांव का ही एक युवक छात्रा को बार बार परेशान करता था। इसकी शिकायत 2 दिन पहले ही पुलिस से की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय छात्रा पर ही सुलह करने का दबाव बनाया। वहीं छात्रा की मौत के बाद पुलिस ने अब आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच के बाद कार्रवाई करने का दावा किया है। पूरा मामला इमलिया सुल्तानपुर थाने इलाके का है। शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम हेतु रवाना किया जा चुका है
और जो परिजनों द्वारा जो इस आशय की तहरीर दी गई है उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त जो है आरोपी उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल नियोजित है। कानून और शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। घटना के अन्य आयामों और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में तह तक जाकर के पुलिस द्वारा आगे पूरी विधिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। कानपुर देहात में एक सरकारी बाबू ने मर्यादा की सारी हदें तोड़ डाली। आरोप के मुताबिक विकास भवन के कृषि विभाग में तैनात एक बाबू ने नौकरी के लिए आई महिला का फोन नंबर ले लिया और बाद में उसे अश्लील मैसेज भेजने लगा। परेशान महिला ने थाने पहुंचकर केस दर्ज कराया। पुलिस अब आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। विकास भवन गए थे, वहाँ पर हमें जॉब की तलाश थी। जॉब की तलाश की वजह से मतलब हम वहाँ पे गए तो पता चला कि वहाँ पे मुलाकात हमारी लिपिक हैं, वो क्या विनोद मिश्रा जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि आपके मुताबिक हमें डॉक्यूमेंट दे दीजिए और नंबर हमारा ले लीजिए और इस पर जानकारी करते रहिएगा और हम आपके लिए जो भी कोई जॉब आती है तो हम आपको जानकारी दे देंगे, बता देंगे। इस कारण से हमने वहाँ पे अपने का डॉक्यूमेंट भी दे दिए और प्लस नंबर भी दे दिया और उनका नंबर हमने भी ले लिया और वो हमें अश्लील मैसेज करने लगे। एक महिला ने यह शिकायती पत्र दिया था कि उसको नौकरी के दिलाने के नाम पे उसके साथ जो है वह उसका फ़ोन नंबर लेके उस पर उनके साथ बातचीत की जा रही थी और उसको परेशान किया जा रहा था। उसकी इस एप्लीकेशन पे थाने को निर्देशित किया गया है कि मुकदमा दर्ज करके जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो करें। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है बहराइच से, जहां दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। आरोप के मुताबिक दबंगों ने दूसरे पक्ष के घर पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया है। इस वारदात में 6 लोग जख्मी हो गए हैं। तो बहराइच से तस्वीरें आप देख रहे हैं। मारपीट में 6 लोग जख्मी हो गए हैं। वर्चस्व को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से दो पक्ष आपस में झगड़ा करते हुए, मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं और उसकी वजह से 6 लोग जख्मी भी हो गए हैं। है कि पुष्पेंद्र चौधरी नामक व्यक्ति किसी को गाली दे रहा था, जिस पर शैलेंद्र सिंह के पक्ष ने प्रतिवाद किया, जिसको लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई। पुष्पेंद्र चौधरी के पक्ष ने शैलेंद्र सिंह को दौड़ाते हुए इन पर जानलेवा हमला किया, जिससे ये भागकर एक घर में घुस गए। इस संबंध में शैलेंद्र सिंह की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। साथ ही पुष्पेंद्र चौधरी के पक्ष के घायल लोगों का भी मेडिकल इलाज कराया जा रहा है। साथ ही इस पूरी घटना में जिम्मेदार लोगों को चिन्हित कर गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई है। एक बड़ी खबर आ रही है गोंडा से। यहां जीपीएफ घोटाले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। 100 करोड़ से ज्यादा का जीपीएफ घोटाला, 27 लाख रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। लगभग 14 करोड़ की संपत्तियों को इस मामले में सीज किया गया है। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जीपीएफ घोटाले से जुड़ी हुई। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। ज्ञान व्यापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद में बहस पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वारडसी की याचिका पर मंदिर के खंडरों पर बनी ज्ञानपीठ मस्जिद को लेकर यह विवाद है। हाई कोर्ट से इस मामले में अब कभी भी फैसला आ सकता है। ज्ञान व्यापी मस्जिद विश्वनाथ मंदिर विवाद ये मामला है। बहस पूरी हो गई है। इस मामले में हाई कोर्ट ने बहस पूरी कर ली है और फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है। किसी भी वक्त अब हाई कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है।
बड़ी खबर गाजियाबाद से है। यहां पर पानी पीने से लोग बीमार हो गए हैं। करीब 100 लोग बीमार हो गए हैं। कई दिनों से उल्टी दस्त की कई लोगों को शिकायत हो रही है। नजदीकी अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया है। महागुणपुरम सोसाइटी का ये मामला है। टंकी की सफाई हुई थी, उसके बाद से पानी की सप्लाई हो रही थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। महागुण सोसाइटी में करीब 60-70 लोगों की जो अभी कंप्लेंट्स आई हैं कि हल्का पेट में दर्द और हल्की उल्टी थोड़ा और किसी को दस्त भी हो रहा है। कोई बहुत सीरियस पेशेंट हमारी उसमें टीम को नहीं मिला है। माइल्ड सिम्टम्स हैं और जिसका कारण जो अभी मेरी सब और जांच कर रहे हैं। हमारी टीम भी आ रही है, पानी की जांच करेगी, उसके बाद ही कंफर्म होगा कि पानी का ही कुछ। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो नेटवर्क 18 की खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस। आज शाम 7:30 बजे न्यूज 18 पर मिलिए एंथिया से, जिसमें वक्त को सुरीला बनाने की अद्भुत ताकत है। ये है यंग जीनियस, जिसमें वक्त को सुरीला बनाने की अद्भुत ताकत है। ये है यंग जीनियस, जिसने 6 साल की उम्र से सबसे मुश्किल वाद्यों में एक वायलिन सीखने की जिद ठान ली। ये है यंग जीनियस जो प्रोग्रेसिव म्यूजिशियंस के अंतर्राष्ट्रीय पियानो, वायलिन और गिटार कंपटीशन में भाग लेने और सिल्वर जीतने वाली अकेली हिंदुस्तानी है। जो न्यूयॉर्क के मशहूर कार्नेगी हॉल में वायलिन बजाने जा रही है, दुनिया के उस मंच पर छाने वाली सबसे छोटी भारतीय होगी। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो, दंग करने वाली वायलिन वादक गोवा की एंथिया रियोस के साथ, जिसके प्राण उसके वायलिन में बसते हैं और जिसके गुरु के अलावा किसी को वायलिन छूने का अधिकार नहीं। ये वायलिन मैं जरा होल्ड करके देख सकता हूँ? नहीं। क्यों? प्लीज मैं आपका वायलिन नहीं टच कर सकता? नो, क्यों? सॉरी। जिसने लंदन के प्रतिष्ठित ट्रिनिटी म्यूजिक कॉलेज का लेवल 4 डिप्लोमा पूरा किया, जो वेस्टर्न क्लासिकल स्टाइल में वायलिन बजाने वाली सबसे छोटी भारतीय है। आ रही है ये यंग जीनियस